कोई वैक की बातें हम कर रहे थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट के डी प्लस प्रेफरेंस शेयर इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन के पी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्वेश्चन में है तो। ठीक हो गया। इक्विटी की हमें मार्केट वैल्यू चाहिए, कैसे कैलकुलेट होती है हम सीख चुके हैं। क्या ख्याल है? कांस्टेंट डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय के ई। क्या ख्याल है? अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी या D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ठीक हो गया। या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। अगर नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइंड है तो हम उतने ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर क्या यूज करेंगे? के ई। और अगर ईयर नहीं है, मीन परपेचुटी है, तो फिर हमने फार्मूलाज सीख लिए। ठीक हो गया। के ई कैसे कैलकुलेट करना है? तो के ई डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू भी कैलकुलेट की जा सकती है। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। क्या ख्याल है? डिविडेंड पर शेयर ले रहे हैं तो मार्केट वैल्यू भी पर शेयर लेंगे। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। ठीक हो गया। यहां तक हमने देख लिया। जब कहते हैं कि के ई कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे नाम देते हैं कैपम का। क्या कहला है? के ई कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे बोलते हैं कैपम। कैपम स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और आज के लेक्चर में हमने ये कैपम के ऊपर ही बातें करनी है, जिसमें आप जो है वो के ई निकालते हो। कैसे निकालते हो? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। क्या क्या हमने कहीं पे बात की कि अगर एक कंपनी इक्विटी और डेट दोनों के थ्रू फाइनेंस हो रही है और अगर कंपनी मोर डेट का सोचती है, मीन मोर डेट की तरफ जाती है, तो उससे कंपनी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क। और जब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर जो है वो अपना रिटर्न, और शेयर होल्डर का रिटर्न क्या है? के ई क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर वो बढ़ा देते हैं। क्यों? कंपनी जितनी ज्यादा रिस्की होगी उतना ही शेयर होल्डर क्या करेगा? ज्यादा रिटर्न रिक्वायर करेगा। के ई अगर सपोज पहले 12% थी और कंपनी मोर डेट की तरफ जा रही है तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? 12% की बजाय सपोज 14% जो है वो मांगना शुरू कर देंगे। मीन रिस्क बढ़ने से वो क्या कहते हैं कि हमें रिस्क प्रीमियम जो है वो थोड़ा ज्यादा दो। ये जो 12 से 14% होगी, क्यों? कंपनी डेट की सूरत में मोर रिस्की होने जा रही है, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? रिस्क प्रीमियम रिक्वायर करेंगे। मीन 12% की बजाय क्या कहेंगे? हमें 14% जो है वो के ई दो। ठीक हो गया। अब वो रिस्क प्रीमियम कितना रिक्वायर करेंगे कि कंपनी रिस्की होगी तो उससे क्या होगा? के ई मीन रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर जो है के ई इंक्रीज होगा। लेकिन कितना? ये अगर आपने कैलकुलेट करना है, मीन के ई कैलकुलेट करनी है रिस्क इनकॉर्पोरेटेड। के ई कैलकुलेट करनी है रिस्क इनकॉर्पोरेटेड, तो उसके लिए हम के ई कैलकुलेट करेंगे थ्रू कैपम मॉडल। ठीक हो गया। तो के ई कैपम के थ्रू कैलकुलेट जो होगी वो क्या होगी? रिस्क इनकॉर्पोरेटेड। मीन जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा के ई, मीन रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा। हाँ, रिस्क कम है तो के ई भी क्या होगा? कम होगा। मीन रिस्क के साथ अगर आपने के ई कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? थ्रू कैपम। ठीक हो गया। कैपम किसने डिफाइन किया? एक इकोनॉमिस्ट था, उसने कैपम डिफाइन किया, जिसका नाम था विलियम शार्पे। क्या नाम था? कैपम किसने डिफाइन किया? बाय विलियम शार्पे। विलियम शार्पे ने कैपम मॉडल डिफाइन किया कि इसलिए रिस्क इनकॉर्पोरेटेड के ई कैलकुलेट करने के लिए।
रिस्क इनकॉर्पोरेटेड KE कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं कि ये कैसे उसने डिफाइन किया, इसके अंदर ये RF क्या है, ये बीटा क्या है, कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ये RM माइनस RF क्यों है, तो इन चीज़ों की डिटेल में चलते हैं। ठीक हो गया। हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया था कि जो RF है, RF का मतलब क्या है, RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। ये जो RM है इसके अंदर ये क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मीन मार्केट रेट। और ये जो बीटा है ये क्या है, बीटा मीन सिस्टमैटिक रिस्क। क्या, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। सपोज आप इन्वेस्टर हो, आपके पास कोई 1 लाख रुपया, आप हो इन्वेस्टर, आपके पास कोई 1 लाख रुपया है। कितना रुपया है आपके पास, 1 लाख रुपया है, और आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक हो गया। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप क्या देखोगे कि मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, क्यों रिटर्न जहां से ज्यादा मिलेगा वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना। क्या कहला, मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करने गए तो इन्वेस्ट करते वक्त आपको पता चला आप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। या गवर्नमेंट के बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने देखा कि अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैंक सपोज आपको रेट दे रहा है कितना, 6%। बैंक कितना रेट दे रहा है, 6%। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आप बाद में देखोगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है या बैंक ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बैंक। क्यों, बैंक क्या है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो ये जो बैंक आपको 6% दे रहा है ये क्या होता है, RF, रेट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। अब अगर एक कंपनी है जिसका नाम है सपोज ICI, वो भी आपको 6% ही रिटर्न दे रही है, तो आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे, ICI में करोगे, बैंक में करोगे। क्यों, वो क्या है, रिस्क फ्री है। ठीक हो गया। सो ये रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, लाइक बैंक होते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड लाइक PIB का नाम सुना हुआ है, PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, या गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए, तो वो क्या होती हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती हैं। क्यों, गवर्नमेंट कहीं भाग के नहीं जाएगी, आपको आपका पैसा भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है इसे क्या नाम दिया जाता है, RF मीन बैंक का रिटर्न है, या फिर PIB का है, या गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड का जो रिटर्न है। ठीक होगी। तो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या देखोगे कि मुझे जो है वो रिस्क फ्री रिटर्न कहां से मिल रहा है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अब अगर बैंक जो है वो आपको जो है वो दे रहा है रिटर्न कितना, 6%, और साथ एक कंपनी है ICI वो भी दे रही है 6%, तो आप किसको प्रेफर करोगे, बैंक को। हाँ, ICI अगर आपको 7% रिटर्न दे तो ICI रिस्क फ्री नहीं है। क्या कहला, ICI रिस्क फ्री नहीं है। वो एक कंपनी है जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और मार्केट में एग्जिस्ट करती है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर वो भी आपको उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो आप कभी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। कहां पे करोगे, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में करोगे। हाँ, ICI 7% दे तो फिर भी शायद आप बैंक को ही प्रेफर करोगे, क्यों, उधर रिस्क ज्यादा है। 8% दे तो फिर भी शायद आप बैंक को ही प्रेफर करोगे। हाँ, अगर ICI आपको कोई 10-11% रिटर्न दे रहा है, 6% की बजाय कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, 11% रिटर्न दे रहा है, तो फिर आप ICI को प्रेफर करोगे। क्यों, हमें बैंक की निस्बत 5% यहां से ज्यादा मिल रहा है। क्या कह रहा है, ये जो 5% ज्यादा मिल रहा है ये किस चीज का मिल रहा है, रिस्क का मिल रहा है। तो ये जो 5% ज्यादा मिल रहा है इसे हम कह सकते हैं कि रिस्क प्रीमियम हमें मिल रहा है, इसलिए हम ICI में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या ख्याल है, रिस्क प्रीमियम हमें मिल रहा है इसलिए हम ICI में इन्वेस्टमेंट करेंगे एज कंपेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। तो ये जो रिस्क फ्री रिटर्न है RF, ये क्या है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ठीक हो गया। अब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपको साथ कोई रिस्क प्रीमियम मिलेगा, रिस्क प्रीमियम अगर देखो तो रेट
कितना है 11%, तो आपको यहाँ से 6% से 11% पे जाने पे कितना प्रीमियम मिल रहा है 5%, तो इसलिए आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक हो गया। अब ये जो RM है ये क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोले तो यही 11% क्या है, RM है। मीन मार्केट में अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो वो क्या है, RM। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ये बीच में बीटा क्या है, और RM और RF, इसको रिस्क प्रीमियम का नाम भी दिया जाता है। कैसे, थोड़ी देर में बात करते हैं। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम क्या है, ये जो मार्केट का रेट है 11% और माइनस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का रेट, तो बीच में क्या था 5%, तो ये क्या है, रिस्क प्रीमियम है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज कम्पेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे और क्या। सो रिस्क इनकॉर्पोरेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन KE निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपम। RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, RM मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, और तो ये क्या बन जाता है, रिस्क प्रीमियम बन जाता है। ठीक हो गया। अब विलियम शार्पे कहता है कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो तरह के रिस्क जो है वो इन्वेस्टर को फेस करना पड़ते हैं। 2 टाइप ऑफ रिस्क। एक होता है सिस्टेमैटिक रिस्क, और एक होता है अनसिस्टेमैटिक रिस्क। सिस्टेमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टेमैटिक रिस्क। अनसिस्टेमैटिक रिस्क क्या है, रिस्क रिलेटिंग टू a particular बिजनेस। एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या है, अनसिस्टेमैटिक रिस्क। वाइल सिस्टेमैटिक रिस्क क्या है, रिस्क इन रिलेशन टू होल शेयर मार्केट। सिस्टेमैटिक रिस्क इन रिलेशन टू होल शेयर मार्केट, अनसिस्टेमैटिक रिस्क, रिस्क रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। इन दोनों रिस्क को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी अगर हम एग्जांपल देखें। बीइंग अ स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं किस लिए, पेपर पास करने के लिए। क्या कहला, उसमें हम मेहनत करते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस का होमवर्क करते हैं, टेस्ट वीकली देते हैं, किस लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। क्या ख्याल है, अगर हम अपने आप को ये प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या हमारा पेपर पास होगा, नहीं। क्या ख्याल है, प्रिपेयर करेंगे, तैयारी अच्छी करेंगे तो पेपर पास होगा, तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तो पेपर पास नहीं होगा। ये क्या है, अनसिस्टेमैटिक रिस्क है। रिस्क रिलेटिंग टू आ पर्टिकुलर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से रिलेटेड है कि अगर वो पढ़ेगा तो पेपर पास करेगा, मीन अच्छा काम करेगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा, डेली होमवर्क करेगा, वीकली टेस्ट देगा, एंड पे मॉक देगा तो पेपर पास करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर इसको रिस्क फेस करना पड़ेगा, और रिस्क क्या है, पेपर फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या है, अनसिस्टेमैटिक रिस्क। मीन एक बिजनेस एक बंदे से रिलेटेड है, आपका पेपर का पास या फेल ICAP एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी ये सोचा जा रहा है कि MFA की ये पहली अटेम्प्ट है, तो एग्जामिनर अपनी रिप्यूट अच्छी मेंटेन रखने के लिए पहला पेपर जो है वो इजी बनाएगा। और अगर पेपर इजी बन गया तो आपकी तैयारी में अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हुई तो पेपर पास हो सकता है। क्या कहला, हाँ। या ICAP देख रहा है कि आगे जो है वो CAF क्वालिफाइड स्टूडेंट बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, मोर देन 1000 जो है वो हर अटेम्प्ट में CAF क्वालिफाइड स्टूडेंट निकल रहा है, और इतनी आगे फर्म में प्लेसमेंट ही नहीं है। तो इस तरह तो ICAP का नाम बदनाम होगा कि लोगों को आर्टिकल्स ही नहीं मिल रहे। क्या ख्याल है, तो इस तरह तो आर्टिकल का नाम, ICAP का नाम बदनाम होगा। तो ICAP शायद रिजल्ट को जो है वो इस दफ़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट करेगा, कम से कम लोग पास होके मार्केट में आने चाहिए। और उसके लिए क्या करेगा, ICAP फाइनल के पेपर थोड़े टफ बनाएगा। ICAP फाइनल के पेपर थोड़े टफ बनाएगा, चेकिंग थोड़ी
टफ करेगा ताकि सिर्फ हाई कैलिबर के स्टूडेंट ही मार्केट में आए और कम आए। दिस मीन पेपर अगर टफ बनेगा, चेकिंग अगर कम होगी, क्यों मार्केट में स्टूडेंट कम निकालने हैं, तो इससे अगर हमारी तैयारी में, हमारे पेपर में ज़रा सी भी कमी बेशी हुई तो पेपर फेल हो सकता है। अब ये रिस्क क्या हमसे रिलेटेड है? नहीं, ये किससे रिलेटेड है? आई कैप से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसे क्या नाम देंगे? सिस्टमैटिक रिस्क का। मीन वो रिस्क जो हमसे रिलेटेड है कि हम पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करेंगे तो फेल हो जाएंगे। और वो रिस्क जो सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम बोले तो आई कैप से रिलेटेड है कि आई कैप इजी पेपर बनाएगा, क्यों? पहली अटेम्प्ट है, एग्जामिनर अपनी रिप्यूट को मेंटेन रखना चाहेगा। क्या कहला है? पहली अटेम्प्ट है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए इस पेपर की तरफ रिजल्ट अच्छा देने की कोशिश करेंगे। नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज खाली हो गई हैं, बड़ी डिमांड हो गई है, आर्टिकल के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चाहिए फर्म्स को, क्यों? बिजनेस बड़े बढ़ रहे हैं, फर्म भी बढ़ रही हैं, तो आई कैप ज़्यादा लोगों को पास करेगा, इजी फाइनल के पेपर बनाएगा और चेकिंग भी इजी करेगा कैप लेवल के फाइनल पेपर्स की। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक हो गया? थोड़ी सी बात क्लियर होती है, अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। अब यहाँ पे वो बात क्या करता है? विलियम शार्पे कहता है कि दो तरह के रिस्क मार्केट से रिलेटेड होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? रिस्क रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। एक बिजनेस से रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या है? अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? रिस्क इन रिलेशन टू होल शेयर मार्केट। कोरोना आ गया तो उससे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ेगा, कौन सा? सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक। क्यों? हर बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। इकॉनमी रिसेशन में चलेगी, डाउन टर्न में चलेगी, तो उस सूरत में कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक। इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उससे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ेगा, कौन सा? सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक, जो हर तरह के बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। क्या कहला? अनसिस्टमैटिक है पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड के एक बिजनेस, सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो है वो क्या की है? एक वैक्सीन जो है वो कोरोना की बनाई है, लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लाइसेंस नहीं मिला। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड है, ये क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या कहला? सपोज एंग्रो ने सिंध में एक जगह पे जो है बहुत बड़ा प्लांट लगाया और प्लांट ने चलना है गैस पे और गवर्नमेंट की तरफ से गैस की परमिशन नहीं मिली। सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक रिस्क? अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्यों? एक पर्टिकुलर बिजनेस मीन एंग्रो को ही फेस करना पड़ेगा, बाकी पूरी मार्केट को फेस नहीं करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? एक बिजनेस जो है वो क्या है? रेस्टोरेंट है और गवर्नमेंट ने क्या कह दिया? भाई फूड हेल्थ हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए। भाई बिजनेस ये जो आप गंदे खुजली वाले हाथों से खाने को भी हाथ लगा लगा के लोगों को टेस्ट दिए जा रहे हो, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको खाने का प्योर टेस्ट ही लोगों को देना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाने पीने वाली चीज़ों को हाथ लगाने के लिए आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनना पड़ेंगे ताकि वो खुजली वाले, पसीने वाले जो टेस्ट आप लोगों को दे रहे थे खाने में मिला के, वो ना दिए जाएं, प्योर टेस्ट खाने का ही दिया जाए। तो उसके लिए अब आपको ग्लव्स पहनना पड़ेंगे, सर पे आपको कोई हैट रखना पड़ेगा, कोई प्रॉपर आपको एप्रॉन पहनना पड़ेगा, मीन कुछ हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो हम आपका बिजनेस बैन कर देंगे, आपको पेनल्टीज भी चार्ज करेंगे। भाई रेस्टोरेंट, आप अपनी ये जो वेजिटेबल और मीट शीट हैं ये सारे एक ही फ्रीजर में ऊपर नीचे रखी जा रहे हो, उससे मीट की जो है वो स्मेल से वेजिटेबल फ्रूट्स अफेक्ट हो रहे हैं, मीट आपस में मिक्स अप होके वहाँ पे भी बैक्टीरिया जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तब आपको क्या करना है? हर तरह का मीट भी सेपरेट फ्रिज में रखना है और फ्रूट्स वेजिटेबल सेपरेट होनी चाहिए, मीट सेपरेट होनी चाहिए। ये क्या है? हाइजीनिक स्टैंडर्ड जब आपको फॉलो करने हैं, नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी चार्ज होंगी, आपका बिजनेस बैन कर देंगे। ये रिस्क क्या होल मार्केट को फेस करना पड़ रहा है? ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को फेस करना पड़ रहा है? तो ये क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अकॉर्डिंग टू विलियम शार्पे एक बिजनेस को दो तरह के रिस्क फेस करना होते हैं या दो तरह के रिस्क मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड है और सिस्टमैटिक होल मार्केट से रिलेटेड है। ठीक हो गया? कहते ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है इसको बिजनेस क्या कर सकता है? एलिमिनेट कर सकता है। कैन बी एलिमिनेटेड। कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है?
कि आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लो, ताकि इस बिजनेस को अगर रिस्क फेस करना पड़े तो आप क्या करो, बाकी बिजनेस से सर्वाइवल की तरफ आ सको। क्या ख्याल है? तो एलिमिनेट किया जा सकता है कैसे? डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब क्या है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, या ऐसा बिजनेस जहां पे आपको कोई रिस्क फेस करना पड़ रहा है वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल लो, मीन शेयर सेल कर दो, वहां से पैसा निकाल के किसी ऐसे बिजनेस में ले जाओ जहां पे रिस्क कम हो। ठीक हो गया? ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो कहता है जी दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। क्यों? मार्केट के अंदर आपने रहना है तो एक ऐसा रिस्क लाइक कोरोना आ गया है तो हर बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने का मतलब क्या? क्या बिजनेस बंद कर दो? कौन सा बंद करोगे? सारे बंद करना पड़ेंगे भाई। इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है तो कैसे एलिमिनेट करोगे? नहीं एलिमिनेट हो सकता। बिजनेस बंद कर दो तो कहीं और करो, और कहां पे करोगे? उसको भी तो इकोनॉमी इफेक्ट करेगी। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया इकोनॉमी के अंदर, तो क्या इस रिस्क को एलिमिनेट आप कर सकते हो? नहीं, जब तक कोई इन्फ्लेशन का इंपैक्ट खत्म नहीं होता तब तक आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसे कंपनसेट किया जा सकता है, बट कैन बी कंपनसेटेड। कैसे? थ्रू हाई रिटर्न। कि आप क्या करो, अपने रिटर्न जो है वो ज़्यादा कर दो तो उसे कंपनसेट हो जाएगा। इन्फ्लेशन हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है ना, तो क्या करो, अपनी प्राइसेस बढ़ा दो, उससे आपका प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। तो क्या हुआ, रिस्क कंपनसेट हो जाएगा लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकता। ठीक हो गया? जबकि ये एलिमिनेट हो सकता है, इसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी कंपनसेटेड मीन वो कंपनसेट होगा सिस्टमैटिक, ये कंपनसेट नहीं होगा, ये एलिमिनेट होगा थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। वो एलिमिनेट नहीं हो सकता। क्यों? एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? बिजनेस बंद करना, और अगर बंद करोगे तो और किसी बिजनेस में भी आप नहीं जा सकते। क्यों? वो रिस्क होल शेयर मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को ही अफेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक हो गया? सो अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क थोड़ा सा कवर होता है। क्या कहला है? वो कहते हैं ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है थ्रू बीटा। इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है थ्रू बीटा, मीन बीटा के थ्रू इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और ये बीटा क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मीन रिस्क रिलेटिंग टू होल शेयर मार्केट, मीन पूरी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो रिस्क है उसे क्या नाम दिया गया है? बीटा। यहां तक बात समझ आती है? सो केई रिस्क इनकॉर्पोरेटेड कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मेथड है, कैपम, विलियम शार्पे ने डिफाइन किया, जिसमें आप केई निकालोगे कैसे? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम मीन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस आर एफ, और ये आर एम माइनस आर एफ क्या है? रिस्क प्रीमियम, मीन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 6%, मार्केट में किसी कंपनी में लाइक आईसीआई में इन्वेस्टमेंट करने का रिटर्न आपको मिल रहा है 11%, तो बीच में ये जो 5% डिफरेंस आपको मिल रहा है रिस्क मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, ये क्या है? रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, इसको हम कहेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम, मीन ये रिस्क प्रीमियम है किसका? पूरी मार्केट का। ठीक हो गया? अब इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है सिस्टमैटिक रिस्क मीन बीटा को। सिस्टमैटिक रिस्क मीन बीटा को। अब ये बीटा कैलकुलेट कैसे होता है? ये बीटा कैलकुलेट कैसे होता है? सपोज एक हमारी पूरी मार्केट है, उसके अंदर कोई 30-40 कंपनीज हैं। ठीक है, 30-40 कंपनीज हैं, उसमें एक कंपनी आईसीआई भी है, उसमें एक कंपनी जो है वो एमसीबी भी है, उसमें एक कंपनी जो है वो सपोज बाटा भी है, उसमें एक कंपनी सपोज जो है वो एप्पल भी है, उसमें एक कंपनी सपोज फेसबुक भी है, उसमें और भी काफ़ी सारी कंपनी हैं, और उसके अंदर सपोज एक कंपनी एबीसी कंपनी भी है। ठीक है, एबीसी कंपनी भी है। ये कि हमारे पास सपोज कोई 30-40 कंपनीज हैं। ठीक हो गया? ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और सो ऑन, ये 40 नंबर की कंपनी है। ठीक हो गया? अब हमने देखना है कि जो पूरी मार्केट है, इस पूरी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है, इस पूरी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है किस चीज में? स्टॉक में, शेयर्स में
जो फ्लक्चुएशन होती है वो कितने परसेंट है, तो पता चला जी पूरी मार्केट का जो रेट है वो है 20%। मीन मार्केट के अंदर जो है वो कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन होती है वो कितने परसेंट होती है, 20%। ठीक हो गया। अब हमने देखना है आईसीआई जिसमें हम सपोज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसमें कितने परसेंट फ्लक्चुएशन होती है, तो पता चला जी आईसीआई में सपोज फ्लक्चुएशन होती है 9%। एक और भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की भी, और एबीसी में हमने देखा जी फ्लक्चुएशन कितने परसेंट होती है, पता चला जी यहां पे फ्लक्चुएशन होती है 30%। मीन मार्केट में सारी कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं उसमें अगर शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन को देखा जाए तो वो कितने परसेंट है, 20%। आईसीआई के शेयर की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी है, 9%। एबीसी कंपनी की शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन है कितनी, 30%। ठीक हो गया। दिस मीन आईसीआई में फ्लक्चुएशन है 9%, पूरी मार्केट में फ्लक्चुएशन है कितनी, 20%। तो हम क्या करेंगे, आईसीआई का बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आईसीआई का जो फ्लक्चुएशन है डिवाइडेड बाय मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है कितना आया, 0.45। क्या ख्याल है, 0.45। इसको हम क्या कहेंगे कि जो आईसीआई में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईसीआई में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमें रिटर्न मिलेगा, वो कितने परसेंट चांस है कि हमें रिटर्न मिलेगा, 9% चांस है कि हमें रिटर्न मिलेगा। दिस मीन ये क्या है, बीटा ऑफ आईसीआई, दिस मीन 0.45 अपॉन 1। क्या कह रहा, 0.45 अपॉन 1 हमें जो है वो, दिस मीन आईसीआई में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है। ये एबीसी में, एबीसी का अगर हम बीटा निकालें तो एबीसी का बीटा कैसे निकालेंगे, 30% डिवाइड बाय 20%, क्या आया, 1.5 अपॉन 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट का बीटा होता है ना, मार्केट का बीटा उसे 1 से डिनोट किया जाता है। और हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का जो बीटा है उसको कैसे निकालते हैं, जो उस कंपनी की अपनी जो सिक्योरिटी, मींस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है, मींस सिक्योरिटी की अपनी जो फ्लक्चुएशन है शेयर प्राइस में और मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है, इसको हम कंपेयर करते हुए निकालते हैं। और अगर 1 से बिलो आए तो दिस मीन ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों, इसके अंदर जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो क्या है, कम है। हाँ, अगर किसी का 1 से बाहर आ जाए, क्यों, मार्केट का बीटा 1 है और एबीसी कंपनी का कितना बीटा आया, 1.5, दिस मीन इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, मीन इसमें सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक हो गया। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क मीन बीटा कैलकुलेट कैसे होता है कि पूरी मार्केट में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनकी फ्लक्चुएशन को हम कंपेयर करते हैं उस कंपनी की शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ, जिससे हमें सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। क्यों, मार्केट का जो बीटा होता है वो कितना होता है, 1। ठीक हो गया। और अगर इस कंपनी का 1 भी आता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन 1 से जितना कम आएगा उतना ही क्या है, कम रिस्की है, अच्छा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। और जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा रिस्की है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक हो गया। सो ये बीटा हम यहाँ पे पुट करते हैं, और बीटा अगर ज़्यादा होगा तो हमारा रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। क्यों भाई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की है तो इसलिए हमें रिस्क प्रीमियम भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। रिस्क प्रीमियम हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हाँ, अगर बीटा कम है दिस मीन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना लेस रिस्की है, तो हमें रिस्क प्रीमियम कम चाहिए। क्या कह रहा है, तो रिस्क इनकॉर्पोरेटेड केई निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपो मॉडल, जिसमें केई किसके इक्वल है, केई, व्हाट इज केई, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। मैंने एक्सपेक्टेड का वर्ड यूज किया है, क्यों, शेयर होल्डर को जरूरी नहीं कि इतना ही मिले, क्यों, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो केई से ज़्यादा भी मिल सकता है, प्रॉफिट कम हुआ तो केई से कम भी मिल सकता है। इसलिए क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। रिस्क इनकॉर्पोरेटेड अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालोगे कि भाई पहले तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जो रिस्क फ्री रेट है वो मिलना ही मिलना चाहिए। मीन रिस्क फ्री रेट पहले मुझे मिलना ही मिलना चाहिए। उसके बाद मुझे कुछ रिस्क प्रीमियम भी चाहिए, रिस्क प्रीमियम भी चाहिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, जो यहाँ पे कितना था, 5%।
अगर बीटा यहाँ पे 1% है, 1 है बीटा, अगर 1 है तो अल्टीमेटली ये 5% ही है। लेकिन अगर बीटा 1.5 हो गया तो फिर मुझे रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा चाहिए। क्यों? कंपनी का बीटा मीन सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो उस सूरत में मुझे फिर रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए, 7.5% चाहिए। 5% नहीं, कितना चाहिए, 7.5% चाहिए। बीटा 2 है तो फिर रिस्क प्रीमियम मुझे 5% नहीं, कितना चाहिए, 10% चाहिए। क्यों? कंपनी ज्यादा रिस्की है ना, कंपनी ज्यादा रिस्की मीन बीटा ज्यादा है, कंपनी ज्यादा रिस्की है, तो मुझे रिस्क प्रीमियम भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। दिस मीन RM माइनस RF क्या है, रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट। रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट, तो अगर इसको हम बीटा के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, सिक्योरिटी का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो वहां से मुझे रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए, वो उसके सिस्टमैटिक रिस्क के साथ इनकॉर्पोरेट करके पता चलेगा कितना मुझे चाहिए। क्या कह रहा है, मीन मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी 40 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो फिर बीटा कितना है, 1, फिर रिस्क प्रीमियम कितना है, सपोज 5% ही। लेकिन अगर मैं ABC कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो फिर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए, बीटा 1.5 इंटू 5% क्या बनेगा, 7.5% मुझे फिर रिस्क प्रीमियम चाहिए। क्यों? पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके सिस्टमैटिक रिस्क मीन बीटा के ऊपर। ठीक हो गया। सो सम अप करें, अगर हम रिस्क इनकॉर्पोरेटेड KE निकालने के लिए एक हमारे पास कैपम मॉडल है। कैसे निकालेंगे, RF रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। व्हाट इज RM माइनस RF, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मीन मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का अगर हम सोच रहे हैं एज कंपेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, तो फिर हमें एक्स्ट्रा जो है वो कुछ रिस्क प्रीमियम चाहिए। लेकिन उसमें भी डिफरेंट कंपनीज हैं, कोई ज्यादा रिस्की हैं, कोई कम रिस्की हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मुझे जो रिस्क प्रीमियम चाहिए वो सिर्फ 5% नहीं, इंटू इसका बीटा भी चाहिए, मीन 7.5% चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मुझे जो रिस्क प्रीमियम चाहिए वो कितना चाहिए, 5% नहीं बल्कि इससे कम। क्यों? 5% इंटू 0.45 इंटू 0.45 मीन सपोज 2.2% मुझे जो है रिस्क प्रीमियम चाहिए। क्यों? जितना बीटा कम होगा उतना कंपनी कम रिस्की होगी, जितना बीटा ज्यादा होगा उतना कंपनी ज्यादा रिस्की होगी। क्यों? सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो ज्यादा है। दिस मीन आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो आप रिस्क ले रहे हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, उसका आपको रिस्क प्रीमियम भी मिलता है। क्या कहना है? और कौन सा रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क का, अनसिस्टमैटिक रिस्क का प्रीमियम नहीं मिल रहा आपको। इस मॉडल के थ्रू आपको रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क का, अनसिस्टमैटिक रिस्क का नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ना। अगर आपने एलिमिनेट नहीं किया तो आपकी अपनी बोंगी है ना, तो उसका मार्केट तो आपको कोई प्रीमियम नहीं ना देगी। मार्केट आपको प्रीमियम देगी कि इसका वो रिस्क जो एलिमिनेट नहीं हो सकता, जो कंपनसेट हो सकता है थ्रू हायर रिटर्न। तो हायर रिटर्न आप क्या करोगे, रिस्क प्रीमियम थ्रू कमा के इन्वेस्टमेंट करोगे। इसलिए इस मॉडल के अंदर आपको रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। कौन से रिस्क का, सिस्टमैटिक रिस्क का, अनसिस्टमैटिक का नहीं। क्यों? अनसिस्टमैटिक तो आपके कंट्रोल में है भाई, ये तो आपके कंट्रोल में है, आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो ही ना जहां पे रिस्क ज्यादा है। क्या कहलाता है? तो इसलिए मार्केट आपको जो रिस्क प्रीमियम दे रही है, किसका दे रही है, सिस्टमैटिक रिस्क का दे रही है, अनसिस्टमैटिक रिस्क का प्रीमियम नहीं दे रही। यहां तक बातें समझ आती हैं। हमारा जो MFA का सिलेबस है उसके अंदर कैपम मॉडल कितना है, सिर्फ इतना है। मीन KE कैलकुलेट ऐसे भी होता है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ये बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, नहीं हमारे सिलेबस में। ये सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं, नहीं हमारे सिलेबस में, बुक में डिफाइंड, जो ICAP ने अभी तक बुक दी है। लेकिन हमने पढ़ लिया। क्यों? हमने कल को बड़े होके CA फाइनल में BFD भी पढ़नी है, तो जब BFD पढ़ने जाएंगे तो हमें पता होगा अच्छा ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अच्छा ये सिस्टमैटिक होता है, फिर अनसिस्टमैटिक क्या होता है। थोड़ा हमने देख लिया कि बीटा कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक हो गया। सो WACC इज इक्वल टू इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
plus debt into cost of debt plus preference shares into cost of preference shares divided by weight of all financing mean equity plus debt plus preference shares. अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं सर. जी क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड. अगर हम उस क्वेश्चन बैंक में वापस आएं, अगर हम अपने उस क्वेश्चन बैंक में वापस आएं, कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास कैपम से रिलेटेड. ये मिटा दूं मैं? yes. जी क्वेश्चन नंबर 62 को अगर आप देखें प्लीज. क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? रिस्क फ्री रेट इज 7% एंड करंट मार्केट रेट इज 11%. रिस्क फ्री रेट RF, करंट मार्केट रेट RM. कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर ऑफ शाही लिमिटेड इफ इट हैज ए बीटा ऑफ 1.2 and of Delta Limited having a beta of 1.5. जी क्वेश्चन 62. हमने कहा जी कि हमें रिटर्न ऑफ इक्विटी निकालनी है किसकी? शाही लिमिटेड की और डेल्टा लिमिटेड की. क्या ख्याल है? RE इक्वल है किस चीज के? RF इंटू के प्लस इंटू या प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. अगर हम बात करें जी शाही लिमिटेड की, शाही लिमिटेड में जो है वो KE इक्वल होगा RF कितना है? 7%. क्या ख्याल है? प्लस बीटा शाही लिमिटेड का कितना है? 1.2. RM कितना है? 11% माइनस RF कितना है? 7%. तो प्लीज मुझे KE ऑफ शाही लिमिटेड बता देंगे? 11.8%. और उसके बाद डेल्टा लिमिटेड क्या ख्याल है? डेल्टा लिमिटेड का अगर हमने KE निकालना है तो 7 प्लस जस्ट बीटा ही डिफरेंट है कितना? 1.5 है. 11 माइनस 7 तो ये कितना आ गया? 13%. दिस मीन डेल्टा लिमिटेड का KE 13% ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो ज़्यादा था, और वो कितना ज़्यादा था? 1.2 की बजाय 1.5 था. तो इसलिए इसका रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक हो गया? क्वेश्चन 63 ट्राई करेंगे प्लीज. क्वेश्चन 63 ट्राई करें प्लीज. Question 63, the rate of return available for investor on government bond is 4%. What is this government bond? Risk-free investment mean RF 4%. The average return on market investment is 7%. What is this? RM. The company's equity beta is 0.92. Calculate return of shareholder. Calculate return of shareholder. 0.92 बीटा है. तो KE इज इक्वल टू कितना है हमारे पास सर? 4% प्लस बीटा कितना है? 0.92. 7% माइनस 4%. व्हाट इज KE? 6.76%. 6.76%. क्या ख्याल है? क्वेश्चन 64 में जाए. Shareholders have an expected rate of return of 9% from ordinary shares in Abu Dhabi Limited.
What is this? Shareholder have an expected rate of return of 9%. This is KE, expected return of shareholder. KE दिया हुआ है हमें, which have a beta of 1.25. बीटा कितना है? 1.25. And the expected return to the market are 8%. और मार्केट का रिटर्न RM है 8%. तो आपको क्या करना है? What will the expected rate of return from ordinary shares in Dubai Limited which have a beta of 1.8? हाँ, ऊपर हमें अबू धाबी लिमिटेड का डाटा दिया गया है, नीचे उसने दुबई लिमिटेड का आपसे जो है वो निकाल लिया है KE। अगर बीटा ये हो तो ठीक है, RM तो हमारे पास है, बीटा हमारे पास है, क्या RF है हमारे पास? नहीं, तो RF हम निकाल सकते हैं, RF हम निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है? तो पहले ऊपर वाले पार्ट से पहली 1.5 लाइन से आप RF निकालोगे प्लीज जरा फार्मूला में पुट करके। RF निकला है तो फिर नीचे हम डेटा पुट कर देंगे। RM भी हमारे पास है, बीटा भी हमारे पास है, RF यहाँ से निकला है तो नीचे KE निकल आएगा दुबई लिमिटेड का। फोर परसेंट RF आ रहा है, कैसे सर 4% आ गया? क्वेश्चन 64 हमने कहा जी कि KE जो है वो इक्वल होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ऐसे KE उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दे दिया सर, कितना KE दे दिया उसने? 9%। KE उसने हमें दे दिया 9%। RF हमारे पास नहीं है, जो हमने निकालना है तो हमने कहा वो X है, प्लस बीटा हमारे पास है, कितना बीटा है? 1.25। क्या ख्याल है? इंटू RM हमारे पास है, और RM कितना है? 8%, माइनस हमने क्या कर लिया जी? X। क्या ख्याल है? ऐसे अब क्या किया हमने जी? 9 इज इक्वल टू X प्लस 1.25 इंटू 8 करें तो क्या आता है सर? 10। 1.25 इंटू 8 करें तो 10 आ गया। हम पूरी कैलकुलेशन में चले जाते हैं। माइनस क्या आ गया जी? 1.25X। ठीक हो गया? ऐसे ही है। 10 को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 9 माइनस 10 इज इक्वल टू X माइनस 1.25X। क्या ख्याल है? इधर से क्या आ गया जी? -1 इज इक्वल टू माइनस 0.25X। ऐसी क्या ख्याल है? माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, तो X इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू 4%। हाँ, मीन व्हाट इज RF इज इक्वल टू 4%। उसके बाद हम चले गए कहाँ पे? दुबई लिमिटेड में। तो दुबई लिमिटेड का हमने KE निकालना है, तो KE इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा KE दुबई लिमिटेड का कितना दिया हुआ सर? 1.8 इंटू RM कितना है? 8 माइनस 4। तो प्लीज़ मुझे KE दे देंगे दुबई लिमिटेड का कितना निकलता है? दुबई लिमिटेड का KE दे दें प्लीज़। 11.2%। 11.2% जी, सब एग्री करते हैं इस चीज़ के साथ। ऑनलाइन वालों एक दो शहादतें मुझे और दे दो। 11.2% प्लीज़ कैलकुलेट करके मुझे आंसर दे दो, फिर आगे चलते हैं। %11.2% एग्री? ओके, ट्राई क्वेश्चन 65 प्लीज। Question 65. A company's share have a current market value of 13.00 mean 13 rupees। एक शेयर की प्राइस है। The most recent annual dividend has just been paid। This was rupees 1.50 per share। Estimate the cost of equity in this company in each of the following circumstances। KE आपको कैलकुलेट करना है। Part A using DV and dividend valuation model, and when the annual dividend is expected to remain 1.50 into the foreseeable future।
मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट डिविडेंड कितना 1.50 का मिलेगा। सो आपको क्या निकालना है, के ई निकालना है। क्या ख्याल है? सो क्वेश्चन 65 की तरफ अगर हम जाएं तो पार्ट ए में आप जो है वो के ई निकालोगे कैसे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और डिविडेंड आपके पास है कितना 1.50 पर शेयर आपने दिया है, पर शेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 13। सो व्हाट इज के ई, कितना 1.5 डिवाइड बाय 13, 0.11 इंटू 100, 11% आ गया ना, 11.5%। क्या कहला, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए। हाँ, उसके बाद पार्ट बी क्या कहता है, यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एंड व्हेन द एनुअल डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4% ईच ईयर इनटू द फोर्सिबल फ्यूचर। तो अब कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड आ गए। तो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड के लिए आप जो है वो के ई निकालते हो, कैसे निकालते हो, D1 क्या कहला है, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। D1 का मतलब क्या था, जो करंट डिविडेंड है उसके साथ ग्रोथ अटैच करके, मीन डी इंटू 1 प्लस जी। क्या हो गया, डी इंटू 1 प्लस जी क्या हो गया। हाँ, सो डी इंटू 1 प्लस जी ले लो, डी हमारा कितना है 1.5, ग्रोथ कितना है 1 प्लस 4% डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर हमारे पास 13 दी गई है प्लस 4%। तो प्लीज़ मुझे आंसर दे दें यहाँ से भी बी का 16%। दोबारा देख लें, 1.5 करंट डिविडेंड है इंटू 1 प्लस ओवर 13 प्लस जी भी किया 4%, तो कितना आ गया हमारे पास 16%। ठीक हो गया। अब पार्ट सी, उसमें भी क्या कहता है, द कैपम इज यूज्ड, कैपम के थ्रू आपने के ई निकालना है। द इक्विटी बीटा इज 1.2, रिस्क फ्री कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5% एंड द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 14%। तो बीटा दे दिया गया है, आर एफ दे दिया गया है, आर एम दे दिया गया है। तो क्या करेंगे जी, हम चले जाएंगे फार्मूला में, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। क्या कह रहा है, आर एफ कितना सर 5% प्लस बीटा कितना 1.2, आर एम कितना 14 माइनस 5, व्हाट इज के ई, व्हाट इज के ई 15.8%। क्या ख्याल है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऐसे फजूल में आपने 2-3 मिनट में ज़ाया कर दिए। हाँ, हम ऐसे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा क्लास में। चले मूव ऑन 66 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 66 अटेम्प्ट कर दें प्लीज़ मुझे। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6% आर एफ, द एवरेज मार्केट रिटर्न इज 10% आर एम, what will be the return expected from a share whose beta is this? %10.4%। पार्ट 1 का आंसर 10.4% किसी का ना निकला हो। पार्ट 1 का आंसर क्वेश्चन 66, पार्ट 1 में आपने निकालना है के ई, आर एफ हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 6% प्लस बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.1, आर एम हमारे पास है कितना 10 माइनस 6, तो 10 पॉइंट क्या आंसर निकला था सर 11.5%। पार्ट 1 का, जी सर, पार्ट 1 का यस सर, 11.5%, 10.4% है। पार्ट 1 का सर 10.4% है। तो पार्ट 2 का आप आंसर मुझे दे दो प्लीज। पार्ट 2, व्हाट वुड बी द शेयर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कामरान लिमिटेड इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8.9 सेंट विद नो कैपिटल ग्रोथ। कोई कैपिटल ग्रोथ नहीं है। जी आपको क्या चाहिए,
व्हाट वुड बी द शेयर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कामरान लिमिटेड मीन आपको मार्केट वैल्यू चाहिए, क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू चाहिए आपको जो इक्वल होती है किस चीज के, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई के। डिविडेंड उसने क्वेश्चन में बता दिया कितने सेंट का, 8.9 सेंट्स, 8.9 सेंट्स, तो क्या हो जाएगा 0.089 कि 0.89, हाँ डिवाइड बाय 100 कर दो ना, 8 डिवाइड बाय 100 करो क्या आता है 0.089, तो डिवाइड बाय के ई अभी ऊपर आपने निकाला है कितना 10.4%। तो प्लीज मुझे आंसर दे दो, क्या मसला क्या है इसमें? कितना आ गया 85 या 0.85, 0.858 पर शेयर क्या है मार्केट वैल्यू, पर शेयर मार्केट वैल्यू क्या कह रहा है, या आप क्या कह दोगे 85.8 सेंट पर शेयर, यूं भी कह सकते हो, क्या कह रहा है 85.8 सेंट्स पर शेयर, क्या कह रहा है, दिया जा सकता है ऐसे आंसर 85.8 सेंट पर शेयर। पार्ट सी का आंसर मुझे दे देंगे प्लीज। What would be the expected share price mean मार्केट वैल्यू निकालनी है कामरान लिमिटेड इफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 12 सेंट, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड 12 सेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% पर एनम टिल इन्फिनिटी, ग्रोथ रेट भी साथ आपको दे दिया गया है और नेक्स्ट डिविडेंड उसने दे दिया है। सर आंसर दें प्लीज मुझे, क्वेश्चन 66 पार्ट 3 का आंसर दें प्लीज मुझे। क्वेश्चन 63 का आंसर दे दें मुझे। कंफ्यूज कर रहा है, ऑनलाइन वाले तो निकाल के बैठे हुए हैं आंसर, चलो ऑनलाइन वालों हम करते हैं। पार्ट 3 क्या चाहिए आपको सर? सर क्या चाहिए आपको? मार्केट वैल्यू चाहिए, क्या ख्याल है जो इक्वल होगी किस चीज़ के, D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी के। हाँ D1 क्या क्वेश्चन में D1 ही गिवन है? सर क्या क्वेश्चन में D1 ही गिवन है या D नॉट गिवन है? सर D1 ही गिवन है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमें यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मीन D1 नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड लेना होता है, उसको अब फर्दर ग्रोथ नहीं आपने मल्टीप्लाई करना, आपके पास ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड दिया गया है। कितना दिया गया है सर? 12। इसके ऊपर और ग्रोथ रेट अप्लाई नहीं करना, वो तब अप्लाई करना है जब करंट डिविडेंड जस्ट पेड दिया गया है तो हम साथ ग्रोथ रेट अप्लाई करते हैं। क्यों? हमने ऊपर क्या लेना होता है D1, करंट हो तो D इंटू 1+G करते हैं नेक्स्ट डिविडेंड लेने के लिए। क्या कह रहा है? तो 12 डिवाइड बाई के ई कितना है सर? के ई कितना है? के ई कितना है? 10.4% जो ऊपर कैलकुलेट किया है आपने, माइनस हमारे पास G कितना है सर? 3%। आप प्लीज मुझे आंसर दे दें मार्केट वैल्यू का। हाँ सेंट लेने हैं, ठीक है ठीक है। कितना है? 12 सेंट है ना? 12 सेंट है तो क्या आ जाएगा? 0.12 नीचे 10.4% माइनस 3%, 1.62 पर शेयर, 1.62 पर शेयर। जी मुश्किल या इजी? फिलहाल तो इजी लग रहा है। क्वेश्चन 67 का आंसर फिर दे दें प्लीज मुझे।
क्वेश्चन 67 का आंसर दे दें सर। ट्राई करें प्लीज, ट्राई करें, खुद से मैं नहीं करवाऊंगा। मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद ही करना होगा। ना हो क्वेश्चन 67 तो प्लीज़ MFA का पेपर ना देना, यही कह सकता हूँ मैं। क्या ख्याल है? उसने कहा जी मार्केट वैल्यू 40 है, रिसेंट डिविडेंड अभी जो जस्ट पे किया है वो 8 है, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE निकालना है आपको यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अगर एनुअल डिविडेंड 8 ही फोर्सेबल फ्यूचर में भी हो, मीन कांस्टेंट डिविडेंड हो, तो व्हाट इज KE? 8 डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 40। कितना? 0.2 इंटू 100, 20%। yes sir KE आ गया पार्ट 1 का। yes sir पार्ट 2 में उसने कह दिया कि अगर डिविडेंड जो है वो 3% से ग्रो करे तो क्या करेंगे? KE इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G। yes sir D क्या है? 8। yes sir G क्या है? 3% डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू माइनस G। yes sir क्या कहला है? तो 23 पॉइंट समथिंग पार्ट 2 का आंसर है। 23 पॉइंट समथिंग तो 20.6 sir नहीं, दोबारा देखें सर। 8 इंटू 1 प्लस 3% yes sir डिवाइडेड बाय 40 माइनस G। 3% भी किया आपने, yes sir माइनस G भी किया कि प्लस G करेंगे आगे? KE निकाल रहे हो, मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो? KE तो किसके इक्वल होगा? D इंटू 1 प्लस G डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू और प्लस G होगा बाद में सर। 23.6%। yes sir पार्ट 3 का आंसर मुझे दे दें। बीटा आपके पास है, RF 5% है और रिस्क प्रीमियम दे दिया उसने 8%। रिस्क प्रीमियम, व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? RM माइनस RF उसने कैलकुलेट करके दे दिया सर आपको। तो करें प्लीज। 5 प्लस 1.15 इंटू 8, 5 प्लस 1.15 इंटू 8 कितना? 17%। दोबारा कैलकुलेट करके देखें जरा। 5% प्लस 1.5 into 8%, हाँ जी। 0.17 है। 5% प्लस 1.15 इंटू 8, चलो पहले 1 निकालो। जी एक 1 का ही तो मसला हो जाएगा। 14.2% आंसर आता है सर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 67। yes sir आ गए 67 तक क्वेश्चन हो गए, yes sir ठीक हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो दो तरह के हैं प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल जो है इसका मतलब क्या है कि कभी भी हमने पैसा वापस नहीं करना, तो इनको लाइक इक्विटी ट्रीट किया जाएगा।
ठीक हो गया, लाइक इक्विटी ट्रीट किया जाएगा। और रिडीमेबल कि हमने पैसा वापस करना है कुछ टाइम पीरियड के बाद, 8-10 साल जितने भी साल हैं, तो इनको लाइक डेट ट्रीट किया जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना होता है, वैक के अंदर जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूज करना है। तो इक्विटी और डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, अगर तो डेट है तो सेम उसी तरह से जैसे डेट की मार्केट निकालते हैं कि हम नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स हैं उतने पे हम इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू लेते हुए डिस्काउंटिंग कर देंगे। किस पे, रेट पे, क्या ख्याल है, रेट पे डिस्काउंटिंग कर देंगे। रेट इसमें केडी यूज होगा तो इसमें केपी यूज करेंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, इसमें मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए हैं आपने इनटू मार्केट रेट। ठीक हो गया। अब इक्विटी में हम क्या करते हैं, टैक्स की कोई कैलकुलेशन नहीं लेते, मार्केट वैल्यू लेते हुए टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं लेते। डेट में मार्केट वैल्यू निकालते हुए हम टैक्स का इंपैक्ट लेते थे, टैक्स सेविंग लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट है रिडीमेबल का, ये भी लाइक फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम पे करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी टैक्स की अमाउंट कम होगी, टैक्स सेविंग होगी, लेकिन ये टैक्स एडमिजिबल नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स टैक्स एडमिजिबल नहीं होते। टैक्स एडमिजिबल जब नहीं होते तो इनके ऊपर टैक्स का कोई इंपैक्ट हम नहीं लेंगे इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हुए। इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हुए कोई टैक्स का इंपैक्ट हम नहीं लेंगे। अगर तो नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, सपोज ईयर 4, जितने भी ईयर्स हैं इंटरेस्ट लेंगे। सपोज कितना है यहाँ पे 9999, क्या ख्याल है। उसके बाद क्या करेंगे जी, हम रिडम्पशन वैल्यू लेंगे और उसके बाद इसकी डिस्काउंटिंग कर देंगे रेट पे, कोई टैक्स सेविंग इसके अंदर नहीं लेंगे। हाँ, अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए गए तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट, कोई टैक्स का इंपैक्ट इसके अंदर नहीं लेंगे। क्यों, ये टैक्स एडमिजिबल नहीं होते प्रेफरेंस शेयर। टैक्स वाले इसके ऊपर हमें कोई टैक्स सेविंग, टैक्स रिबेट अलाउ नहीं करते, डेट पे करते हैं, इसलिए हम उसमें टैक्स सेविंग लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में टैक्स सेविंग नहीं लेंगे। दो ये कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें ही चार्ज करते हैं। और हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि उसकी वजह से हमारी टैक्स की अमाउंट कम हो जाती है, तो इसलिए टैक्स सेविंग हमारे रेट को अफेक्टिवली कम कर देती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में टैक्स एडमिजिबल ये नहीं होते। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि टैक्स एडमिजिबल हैं तो फिर हम टैक्स का इंपैक्ट लेंगे, टैक्स सेविंग का। अदरवाइज हम क्या अज्यूम करेंगे, इस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलती। प्लीज़ ये चीज़ माइंड में रख लें। क्यों, टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमें इसके ऊपर कोई टैक्स रिबेट नहीं देते, डेट की सूरत में देते हैं। तो उधर टैक्स सेविंग होती है तो हम मार्केट वैल्यू निकालते वक्त टैक्स सेविंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की सूरत में कोई टैक्स का इंपैक्ट हम नहीं लेंगे, चाहे वो रिडीमेबल हैं चाहे वो इरिडीमेबल है। ठीक होगी बात, ओके।